नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश के जेवर में लगेगी देश की छठी सेमीकंडक्टर यूनिट। कैबिनेट ने दी मंजूरी। एचसीएल और फॉक्सकॉन की साझेदारी में हर महीने होगा 3.6 करोड़ चिप का उत्पादन। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर नक्सलवादियों के खिलाफ अभियान में बड़ी कामयाबी। 21 दिनों तक चले ऑपरेशन में 31 नक्सलवादी ढेर। नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 126 से घटकर हुई 18। कई देशों के सैन्य विश्लेषकों ने ऑपरेशन सिंदूर को बताया भारत की बड़ी जीत। 4 दिनों की सटीक सैन्य कार्रवाई की सराहना। कहा, भारत ने नए राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत को रखा दुनिया के सामने। पूरा देश कर रहा है हिंद की सेना के शौर्य को नमन। ऑपरेशन सिंदूर के नायकों के सम्मान में देश भर में निकाली जा रही है तिरंगा यात्रा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, सेना ने पाकिस्तान के दुस्साहस का दिया मुंहतोड़ जवाब। और महंगाई से मिली दोहरी राहत। खुदरा के बाद अब थोक महंगाई दर में गिरावट। अप्रैल में थोक महंगाई 13 महीने के निचले स्तर 0.85% पर पहुंची। और शुरुआत आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सेमीकंडक्टर इकाई को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यूपी के जेवर में देश की छठी सेमीकंडक्टर यूनिट लगाई जाएगी। यहां हर महीने 3 करोड़ 60 लाख चिप बनाई जाएगी। इसमें करीब 2000 लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिलेगा। सेमीकंडक्टर यूनिट जो भारत का छठा सेमीकंडक्टर यूनिट बनेगा, वो जेवर उत्तर प्रदेश में बन रहा है, उसको अप्रूव किया है। आप सब जानते हो कि अब तक 5 सेमीकंडक्टर की यूनिट्स इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अप्रूव होने के बाद में बहुत तेजी से उसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है उन 5 में, जो कि एचसीएल आप जानते हैं, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, जो बहुत लंबे टाइम से भारत की एक हार्डवेयर में बड़ी कंपनी रही है, वो और फॉक्सकॉन जो दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है, उन दोनों का जॉइंट वेंचर है। दिस जॉइंट वेंचर विल मैन्युफैक्चर डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स, और ये देश की रिक्वायरमेंट भी बहुत बड़ी है। सो डिस्प्ले ड्राइवर चिप इज वन ऑफ द की कंपोनेंट्स इन द एंटायर डिस्प्ले असेंबली। ये प्लांट लगेगा, इसमें 20,000 वेफर पर मंथ की कैपेसिटी होगी, और जो चिप्स इससे बन के निकलेगी 36 मिलियन चिप्स पर मंथ का इसका रहेगा। और भारत विनिर्माण सेक्टर में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि तकनीक के क्षेत्रों में भी देश एक नई छलांग लगा रहा है। इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, पर्टिकुलरली जो मेमोरी वाला प्लांट है उससे, और ये डिस्प्ले ड्राइवर वाला प्लांट है इससे, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को। और जो असम में प्लांट है उससे इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को बहुत बेनिफिट मिलेगा, और टेलीकॉम इंडस्ट्री को बहुत बेनिफिट मिलेगा असम वाले प्लांट से। और जो सानंद में 2 दूसरे प्लांट्स हैं, उसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। और इससे बहुत सारी जो भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, उनके लिए जो चिप्स चाहिए, वो चिप्स सारी की सारी करीब करीब बहुत बड़ी मात्रा में इन प्लांट्स से मिलेगी, और एक्सपोर्ट भी इनसे होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की पहचान, हमारे सशस्त्र बलों की भूमिका और जो निर्णायक नेतृत्व रहा है, ये एक नया सिद्धांत बना है, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये वास्तव में देश के लिए एक प्रशंसनीय बात है। ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत ही भारत की एक अस्मिता, भारत के हमारे आर्म्ड फोर्सेस का
जो रोल रहा है और जो एक डिसाइसिव लीडरशिप रही है और एक जो नई डॉक्ट्रिन बनी है उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। उसके ऊपर कई प्रेस ब्रीफिंग्स यहाँ पे हो चुकी है, मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, लेकिन वाकई ये देश के लिए एक सराहनीय चीज़। और उत्तर प्रदेश के जेवर में सेमीकंडक्टर यूनिट निर्माण किया जाएगा, जिसमें कुल 3,706 करोड़ का निवेश होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में जितिन प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश में नई HCL फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर यूनिट के साथ तकनीक में एक बड़ी छलांग लगाई है। सेमीकंडक्टर मिशन को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत के उत्थान को शक्ति देने के लिए पीएम मोदी को हार्दिक बधाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने से सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों ने आज मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सीडीएस जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने राष्ट्रपति को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की सफल कार्रवाई और साथ ही सशस्त्र बलों की वीरता और समर्पण की सराहना की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की ऑस्ट्रिया की विदेश मंत्री के साथ बातचीत हुई है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री के साथ आज हुई बातचीत की सराहना की, उनकी नियुक्ति पर बधाई दी, आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस और न्यूक्लियर ब्लैकमेल के सख्त विरोध पर सहमति बनी। हमारे बीच द्विपक्षीय संबंधों और यूक्रेन संघर्ष पर भी चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई, जिसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तहस नहस कर दिया, जिससे बौखलाए पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के विरुद्ध कई जगहों पर हमला किया, जिसके जवाब में भारतीय सैनिकों ने भी समुचित सैन्य कार्रवाई की। कई देशों के सैन्य विश्लेषकों ने ऑपरेशन सिंदूर अभियान को भारत की एक बड़ी जीत बताया है। ऑस्ट्रियाई सैन्य इतिहासकार टॉम कूपर ने भारत के हवाई अभियान को स्पष्ट जीत बताया। कूपर ने कहा कि पाकिस्तान की विश्वसनीय प्रतिक्रिया देने में असमर्थता भारत की रणनीति की प्रभावशीलता को रेखांकित करती है। पाकिस्तान की परमाणु हमले की धमकियां भी विफल रहीं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान को भारी नुकसान झेलने के बाद सीज फायर की मांग करनी पड़ी। वहीं पूर्व अमेरिकी सैनिक और आधुनिक युद्ध संस्थान में शहरी युद्ध अध्ययन के अध्यक्ष जॉन स्पेंसर ने भी ऑपरेशन सिंदूर को भारत की बड़ी जीत करार दिया है। उन्होंने कहा कि 4 दिनों की सोची समझी कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर से न केवल भारत ने अपने रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा किया, बल्कि वो उससे आगे भी निकल गया। जॉन स्पेंसर ने भारतीय सेना की कार्रवाई को लेकर एक पोस्ट लिखा। उन्होंने बताया कि केवल 4 दिनों की सटीक सैन्य कार्रवाई के बाद यह निष्पक्ष रूप से स्पष्ट है कि भारत ने एक बड़ी जीत हासिल की, जिसमें आतंकवादी ढांचों को नष्ट करना, सैन्य श्रेष्ठता का प्रदर्शन करना, प्रतिरोध को बहाल करना और एक नए राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत का अनावरण करना जैसी अहम चीजें शामिल रहीं। जॉन स्पेंसर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा के मुख्यालय और परिचालन केंद्र शामिल थे। वहीं इंटरनेशनल प्रेस एसोसिएशन की सदस्य जेनिफर जेंग ने भी भारत के रणनीतिक हमलों और पाकिस्तान की हार का विस्तृत ब्यौरा साझा करते हुए कहा कि भारत ने कई सटीक और शक्तिशाली हमले किए, जिससे पाकिस्तान के आतंकी शिविर, वायु रक्षा प्रणाली और प्रमुख सैन्य ठिकाने नष्ट हो गए। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई की कोशिशें बार बार नाकाम होती गई, जिससे उसने अमेरिका और सऊदी अरब का रुख किया और बचाने के लिए कूटनीतिक मदद की गुहार लगाई। भारत और तुर्की के बीच तनावपूर्ण संबंध पैदा हो गए हैं। महाराष्ट्र के पुणे के मसाला और सूखे मेवे एसोसिएशन ने तुर्की से खुबानी और हेजलनट्स के आयात पर बहिष्कार करने का फैसला किया है। दरअसल हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले पर भारत का पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिला। पाकिस्तान की नापाक हरकत के बावजूद तुर्की का पाकिस्तान को संपूर्ण समर्थन मिला। इस पर भारत ने तुर्की के प्रति अपना ये रुख सख्त किया है। रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज।
Assam tea and the culture around it is so unique and integral to the identity of Assam that we can't even think of Assam without tea. 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। और ब्रेक बाद आपका फिर से स्वागत है और अब देखते हैं खबरें तिरंगा यात्रा से जुड़ी हुई। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान शौर्य स्थल चीड़बाग से गांधी पार्क तक तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई। यह यात्रा हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा सफलतापूर्वक चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक विजय को लेकर निकाली जा रही है। हजारों की तादाद में आम जनता, पूर्व सैनिक, युवा वर्ग और महिलाओं ने तिरंगे के साथ पदयात्रा में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर शौर्य स्थल पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। वहीं अंबाला में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सांसद रेखा शर्मा और पूर्व मंत्री असीम गोयल सहित कई लोगों ने हिस्सा लिया। शहर के जगाधरी गेट से शुरू हुई इस यात्रा का समापन शौर्य चौक पर किया गया, जहां सांसद रेखा शर्मा और सभी लोगों ने शौर्य चक्र को नमन किया। इस दौरान रेखा शर्मा ने कहा कि अगर पाकिस्तान अब ऐसी कोई हरकत करेगा तो भारतीय सेना उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। आज की ये यात्रा जो पूरे भारतवर्ष में हो रही है कल से लगातार, ये भारतीय सेना की जीत की खुशी में, भारतीय सेना के सम्मान के रूप में ये पूरे भारत में हम उनको अपना सैल्यूट दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। और वहीं स्थानीय लोग भी तिरंगा यात्रा में भारी उत्साह के साथ शामिल हुए। लोगों ने तिरंगा यात्रा को भारत की एकजुटता और सेना के प्रति सम्मान बताया। बहुत बड़ा शौर्य है जो कि दिन रात ही भारतीय माता की सेवा करते रहते हैं और उनका सदैव प्रयास रहता है कि हम अपने देश की रक्षा करें। अपने की जान की परवाह न करते हुए इन्होंने पाकिस्तान को ऐसा करारा जवाब दिया है, वो इस तरह मुंह उम्मीद नहीं करेंगे अब। और मोदी जी के नेतृत्व में कुशल नेतृत्व रहा, भारतीय सेना के साथ नए नए हथियार दिए, नई नई टेक्नोलॉजी दी, उसका जिससे बहुत लाभ मिला है। मैं भारतीय सेना को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनके शौर्य के, उनके परिवारों को शुभकामना देता हूँ और उनको शक्ति दे। भारतीय सेना जिंदाबाद। आज अंबाला शहर में हम भी यात्रा में शामिल हुए हैं। हमें अपनी सेनाओं पे गर्व है, अपने नेतृत्व पे गर्व है और मोदी जी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। और अब खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित क्षेत्र बस्तर में सुरक्षा बल के जवान मिशन 2026 के तहत फोर्स को बड़ी कामयाबी मिल रही है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर के कर्रे गुट्टा के पहाड़ पर 21 दिनों तक चले ऑपरेशन में फोर्स ने 31 नक्सलवादियों को मार गिराने में सफलता हासिल की है। इस पर सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि माओवादियों की समर्पण संख्या में काफी वृद्धि हुई है। साल 2024 में 928 और 2025 के शुरुआती महीनों में 718 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। केंद्रीय बलों ने 2019 से 2025 के दौरान 320 कैंप नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित किए हैं। सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों एवं बलों की कार्यवाही से सरेंडर्स की संख्या में भी बहुत बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2024 में 928 एवं 2025 के पहले 4 महीनों में अब तक 718 सरेंडर्स हो चुके हैं। सरकार ने माओवादियों को समाज की मुख्यधारा में शामिल होने हेतु आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति बनाई है, जो बहुत ही कारगर साबित हो रही है। केंद्रीय बलों ने राज्य पुलिस के साथ मिलकर 2019 से 2025 के दौरान भिन्न प्रकार के कुल 320 कैंप नक्सल प्रभावित राज्यों में स्थापित किए हैं। इनमें से 185 एफओबी एवं जेटीएफ सम्मिलित हैं।
इन कैंप्स में परिचालनिक आवश्यकताओं को देखते हुए 68 नाइट लैंडिंग हेलीपैड भी बनाए गए हैं। इससे सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियानों में सुविधा हुई है। और छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुण देव गौतम ने कहा है कि नियद नेल्लानार योजना का लाभ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मिल रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी पहुंचाया जा रहा है। अंदरूनी घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित नवीन कैंपों के 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित ग्रामों को चिन्हांकित कर शासन के विभिन्न कल्याणकारी एवं विकास कार्यों के सैचुरेशन मोड में क्रियान्वयन हेतु नियद नेल्लानार कार्य योजना तैयार कर उसे मूर्त रूप दिए जाने हेतु कार्रवाई की जा रही है। नियद नेल्लानार कार्य योजना के तहत अंदरूनी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित नवीन कैंप स्थित ग्राम सहित आसपास के 5 किलोमीटर में स्थित ग्रामों का समूह बनाया जाकर निवासरत ग्रामीणों को शासन के कल्याणकारी योजनाएं जैसे मुफ्त चावल, नमक, चना, चीनी, मुफ्त उज्ज्वला सिलेंडर, मुफ्त 500 यूनिट बिजली प्रति कनेक्शन, सोलर हाई मास्ट, सोलर ऑपरेटेड पानी टंकी और स्टैंड पोस्ट सोलर ड्यूल पंप एवं विकास कार्यों से लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य है। और वहीं बीजापुर कर्रेगुट्टा एनकाउंटर में मारे गए 31 नक्सलवादियों की तस्वीरें भी अब सामने आ गई हैं। सुरक्षा बलों ने मारे गए 31 नक्सलवादियों में से 22 माओवादियों की पहचान कर ली है। और एंटी नक्सल ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता पर गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बधाई देते हुए लिखा है कि नक्सल फ्री भारत के संकल्प में एक ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करते हुए सुरक्षा बलों ने नक्सलवाद के विरुद्ध अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा के कुर्रुगुट्टालू पहाड़ पर 31 कुख्यात नक्सलवादियों को मार गिराया। जिस पहाड़ पर कभी लाल आतंक का राज था, वहां आज शान से तिरंगा लहरा रहा है। कुर्रागुट्टालू पहाड़ PLGA बटालियन 1, DKSZC, TSC एंड CRC जैसी बड़ी नक्सल संस्थाओं का यूनिफाइड हेडक्वार्टर था, जहां नक्सल ट्रेनिंग के साथ साथ रणनीति और हथियार भी बनाए जाते थे। नक्सल विरोधी इस सबसे बड़े अभियान को हमारे सुरक्षा बलों ने मात्र 21 दिनों में पूरा किया और मुझे अत्यंत हर्ष है कि इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों में एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई। खराब मौसम और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में भी अपनी बहादुरी और शौर्य से नक्सलियों का सामना करने वाले हमारे CRPF, STF और DRG के जवानों को बधाई देता हूं। पूरे देश को आप पर गर्व है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम नक्सलवाद को जड़ से मिटाने के लिए संकल्पित हैं। मैं देशवासियों को पुनः विश्वास दिलाता हूं कि 31 मार्च 2026 तक भारत नक्सल मुक्त होना तय है। और यहां रुकें एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ेंगे आगे। पाकिस्तान में मानवाधिकार पर अमेरिका ने एक रिपोर्ट के मुताबिक अज्ञात व्यक्तियों ने हिंदुओं, ईसाइयों, अहमदियों, सिखों, सुन्नियों और शियाओं पर हमला किया और उन्हें मार डाला। ये हमले धार्मिक रूप से प्रेरित थे। रिपोर्ट में ऐसी अनगिनत घटनाओं का उल्लेख है। नागरिक समाज संगठनों और मीडिया ने साल के दौरान कम से कम 16 लोगों की हत्या की रिपोर्ट पेश की है, जिसमें से 7 शिया मुस्लिम, 4 सिख, 3 ईसाई, 1 हिंदू और 1 अहमदिया मुस्लिम था। फरवरी में पुलिस ने पंजाब के गोत्रियाला में अहमदिया डॉक्टर रशीद अहमद की हत्या में इनामुल हक की पहचान की। मई में अज्ञात बंदूकधारियों ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कुर्रम जिले के एक स्कूल में 7 शिया शिक्षकों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। खेलो इंडिया का मंच देश के युवा खिलाड़ियों को तलाश कर उन्हें तराशने का लगातार काम कर रहा है। देश के दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले इन युवा खिलाड़ियों में किसी के पिता ऑटो रिक्शा चालक हैं तो कोई बढ़ई का काम करता है। इन खिलाड़ियों को उम्मीद है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक जीतने के बाद उनके खेल को नई दिशा मिलेगी। इस रिपोर्ट को आइए देखते हैं।
खेलो इंडिया का मंच युवा खिलाड़ियों के लिए न सिर्फ मेडल बल्कि खेल के क्षेत्र में सुनहरे कल का भी आगाज कर रहा है। राजगीर खेल विश्वविद्यालय परिसर में चल रहे वेट लिफ्टिंग के 49 किलोग्राम स्पर्धा में महाराष्ट्र के कराड़ की रहने वाली एक ऑटो रिक्शा चालक की बेटी अस्मिता ढोले ने जब स्वर्ण पदक जीता तो मानो उनके सपनों को पंख लग गए। जीत के बाद अस्मिता ने कहा कि उनके सपनों को साकार करने में उनके माता पिता के साथ साथ सरकार से हर कदम पर मिल रहे साथ का बड़ा योगदान है। 2022 में, 23 में, 24 में और नेशनल यूथ में मैंने गोल्ड मेडल जीता है। लास्ट टाइम मैंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मेरा सिल्वर था और अभी तक मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में 2023 और 2024 में मैंने मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, तीन ही कैटेगरी में, यू जूनियर और सीनियर में। और अभी 2024 में जो मेरा एशियन यूथ चैंपियनशिप हुआ था उसमें मुझे 94 kg रिकॉर्ड करके मुझे सिर्फ क्लीन एंड जर्क में ब्रॉन्ज मेडल था। वहीं महाराष्ट्र की ही रहने वाली 15 वर्षीय वेटलिफ्टर पूजा के लिए भी खेलो इंडिया का मंच यादगार रहा। एक फर्नीचर की दुकान में काम करने वाले पिता की बेटी पूजा का ये पहला पदक है। पूजा को उम्मीद है कि अब उन्हें खेलो इंडिया से मिलने वाली स्कॉलरशिप और सुविधाओं से उनके खेल में और सुधार होगा। पहले मैं रनिंग में थी, रनिंग से यहाँ आई, फिर यहाँ स्टेट पे फर्स्ट लिया और फेडरेशन वगैरह नहीं खेलते हम, फिर यहाँ खेलो इंडिया में फर्स्ट थर्ड लिया है। देश में खेल के क्षेत्र में हो रहे विकास के साथ खेलों का स्तर भी बढ़ा है। हालांकि आर्थिक तंगी और देश के दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले एथलीटों को उम्मीद है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक जीतने के बाद उनके खेल को नई दिशा मिलेगी। महाराष्ट्र की अस्मिता और पूजा की कहानी बानगी भर है कि किस प्रकार से खेलो इंडिया यूथ गेम्स के मंच ने खिलाड़ियों को संबल दिया है। साथ ही इस मंच से निकले खिलाड़ी अपने खेल के हुनर में दिन प्रतिदिन नई ऊंचाइयों को भी छू रहे हैं। कैमरामैन शिव के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज, राजगीर। और तिरंगा यात्रा की ही बात कर लें तो दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में भी आज तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में काफी संख्या में एनसीसी कैडेट्स ने हिस्सा लिया। इस मौके पर हमारे सहयोगी गिरीश निशाना ने जेएनयू की वाइस चांसलर कर्नल प्रोफेसर शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित और एनसीसी कैडेट्स से खास बातचीत की। जेएनयू परिसर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जेएनयू की वाइस चांसलर कर्नल प्रोफेसर शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित मैम। ये बहुत अच्छी यात्रा है और ये समय में हम राष्ट्रीय यूनिटी रखना चाहिए और प्रधानमंत्री और सरकार को कंप्लीट सपोर्ट है। जेएनयू से हमारा एलमनाई ही हर एक सैनिक ऑफिसर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जेएनयू का एलमनाई है। सो इसीलिए हम बहुत प्राउड है कि जेएनयू की एलमनाई भारत की नाम रोशन किया। ऑपरेशन सिंदूर एक टोटल टेक्टोनिक शिफ्ट है। हमने दिखाया कि टेक्नोलॉजी और ये सुपीरियॉरिटी इन मेक इन इंडिया वेपन्स और पहली बार पॉलिटिकल विल भी दिखाया। सो इसीलिए प्रधानमंत्री की नेतृत्व को मैं सैल्यूट हिज लीडरशिप। जेएनयू में इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट डॉक्टर गजेंद्र प्रताप सिंह। सर क्या कहेंगे? जेएनयू के अंदर जैसे आप देख पा रहे हैं आज हमारे जो एनसीसी कैडेट्स हैं जेएनयू के अंदर वी हैव 2 Delhi RTBT NCC for the boys, we have 104 cadets and 54 cadets for 3GGBN girls battalion we have, and all the cadets boys and girls वो सारे के सारे जो अभी नेशनलिज्म पर जो राष्ट्र सेवा को सर्वोपरि को ध्यान में रखते हुए जो माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है उस विज़न पे आगे वो काम कर रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो इस खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।